शिक्षा प्रणाली है उसको कायम कर सकेंगे। शैक्षणिक संस्थान में लोकतंत्र और संवैधानिक जो अधिकार है उसे हम उन्हें दे पाएंगे। हम समानता की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 का जो उल्लंघन हो रहा है इस पे मोदी सरकार और यूजीसी क्यों चुप्पी साधी बनी है? ये जो लगातार हमला गरीबों पे, दलितों पे हो रहा है इस पे क्यों चुप्पी साधी बनी है? तो हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए हैं, लेकिन आपको इस स्टे को रोकना होगा और यूजीसी के तहत जो रोहित एक्ट है वो तमाम भारत के विश्वविद्यालयों में लागू करना होगा। तभी हम संभव प्रयास कर सकते हैं कि एक जो बहुत बड़ा वर्ग जो है 90% जो वर्ग है जो शैक्षणिक संस्थान में थोड़ा बहुत गिने चुने जो लोग आ पा रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और उनको जो खदेड़ने का जो वर्चस्व दिख रहा है उसको हम रोक पाएंगे, उनको बराबरी हकदार और मुख्य धारा में हम जोड़ पाएंगे। एक संभव प्रयास तभी हो सकता है। हम इसी के साथ तमाम वक्तागण हैं, अगर वो लोग अपनी बात रखें। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है यूजीसी का जो गाइडलाइन जारी किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा से, पहले आप ही लोग मोदी जी का विरोध करते थे, फासिस्ट बोलते थे, कई चीज बोलते थे। आप उसने यूजीसी लाया है गाइडलाइन तो उसमें समर्थन कर रहे हैं। वह लोग विरोध कर रहा है जो लोग की पहले मोदी का समर्थन करता था। ऐसा उल्टा कैसे हो गया? ये जो मोनोपोली हम कह सकते हैं, इनकी जो साजिश है एक तरीके से साजिश और बहुत ही अलग किस्म के जो ये भाजपा की नेतृत्व करता मोदी सरकार है, इनकी जो साजिश है वो हम इस बार देख पा रहे हैं कि यूपी में क्योंकि चुनाव है और यूपी में चुनाव है और SC, ST, OBC तमाम वर्ग के जो लोग हैं उनकी आबादी थोड़ी सी दिख रही है, तो कहीं से बोल सकते हैं इस तर्ज पे कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 जो लाया गया था और लाने के क्रम में ही जिस तरीके से इसका विरोध हुआ है और जो करने वाले हैं विरोध, उन जो लोग थे जिनकी मानसिकता थी वो साफ साफ दिखा है। किस तरीके से मंडल कमीशन में भी ऐसे लोगों का विरोध रहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में हम कहना चाहते हैं कि SC, ST, OBC के कुछ मुट्ठी भर जो बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन मुट्ठी भर के जो बच्चे शैक्षणिक संस्थान में जा पा रहे हैं उनके साथ जो जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, उनके स्थान के नाम पे, उनके पहनावे के नाम पे, उनके भाषा के नाम पे, उनके तमाम तरीके से जो उत्पीड़न देखा गया है वो झेल भी रहे हैं आज भी कैंपस के भीतर में। तो इसको जो है समान दृष्टि में हम अगर देखते हैं तो यूजीसी गाइडलाइन में थोड़ा बहुत दिख रहा था कि हाँ ये प्रयास किया जा रहा है कि हम कैसे शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा में हम मुख्य धारा से जो है ऐसे वंचित वर्ग के बच्चों को जोड़ पाए, ये तो प्रयास दिख रहा था। लेकिन तुरंत बाद जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा दिया गया है, ऐसे में लग सकता है, ऐसे में हम बोल सकते हैं कि जो मोदी सरकार है इसके कहीं भगत है, ये तमाम दिखाने का प्रयास कर रही है। अगर नहीं है तो अमित शाह जो है संसद में बयान देते हैं कि पारित हुआ को होना ही होगा और होगा ही, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है। तो आज यही अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, वो क्यों नहीं बोल रहे कि यूजीसी लागू एक्ट जो है 2026 पारित किया गया है तो लागू करना पड़ेगा? उनका तो कुछ बयान नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि इनकी मिली भगत है, कहीं न कहीं वोट का राजनीति आज भी कर। और शैक्षणिक संस्थान सबसे बात यहाँ पे यह है कि यह शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, यह शिक्षा से संवेदनशील मामला है एक तरीके से कि आप कैंपस के भीतर में जो समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, जो तमाम जो वर्ग के जो बच्चे हैं उनको समानता देने की बात करते हैं, उनको उनके अधिकार से जोड़ने की बात करते हैं, उनकी बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी बराबरी, अधिकार और समानता की जब बात आती है तो यही चुनिंदा लोग जो है उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि सामंती वर्चस्व आज भी कैंपस के भीतर में लागू है। अगर नहीं चाहते तो आज बता दीजिए यही 3% जो है तमाम विश्वविद्यालय में जो है बड़े विराजमान है। अगर विराजमान है तो जो टीम बनती है, गठित होती है, आप बात करते हैं यूजीसी के गाइडलाइंस में कि जो है उनको अपॉर्चुनिटी सेल के माध्यम से उनकी शिकायत किए जाएंगे और तमाम तरीके से 2012 जो एक्ट यूजीसी का है उसी के तर्ज पर ये 2026 लागू किया गया था। तो 2012 तर्ज पे 2026 आप यूजीसी एक्ट लागू करते हैं तो ये आंकड़ा तो उसी से आया है ना। यही बीसी, यही कुछ सचिव, यही एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे ना, इसी के अंतर्गत ये तमाम जो कारनामे हुए हैं, खासतौर पर जातिगत उत्पीड़न जो हुआ, जिसके तहत हम कह सकते हैं संस्थानिक जो हत्या जो हो रही है कैंपस के भीतर में, जो बच्चे शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं,
तो ये कह सकते हैं कि इसी के तर्ज पे हुआ है। तो अब कैसे 2012 एक्ट को ही लागू करने की फिर से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुधार के माध्यम से अगर बात करें तो जो प्रयास होता है उसे यही लोग रोकने का काम करते हैं। तो ये कहीं से भी SC ST OBC वर्ग के बच्चों के लिए ये सरकार नहीं, ये शिक्षा विरोधी सरकार, ये SC ST OBC विरोधी सरकार है। इसलिए आज हम मांग करते हैं कि तमाम जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में रोहित एक्ट जो हम लोग का सालों से मांग रहा है कि विश्वविद्यालय में ये एक्ट लागू हो, ताकि हम अधिकार सम्मान और बराबरी की बात कर सके। जिस तरीके से आप जानते हैं कैंपस के भीतर में रोहित वेमुला को इस सामाजिक न्याय की बात करते थे, वो बराबरी की बात करते थे, वो हक अधिकार की बात करते थे, जिसकी वजह से उनके फ्लैट को रोक दिया गया, उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा, लास्ट में जाकर के वो सुसाइड कर लिए। तो ऐसे कारनामे को रोकने के लिए कहीं ना कहीं UGC गाइडलाइंस अगर आया है तो उसको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, उसका हमको स्वागत करना चाहिए। तो ये चुनिंदा लोग हैं, जो चुनिंदे लोग हैं, जो अपना वर्चस्व कायम कर हमेशा से कायम जो रखे हैं विश्वविद्यालय के ऊपर में, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो केंद्र सरकार है ये इनका समर्थन कर रही है। एक सवाल रहेगा कि आप UGC एक्ट में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। इसका विरोध बाकायदा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि समाज में वह कौन लोग हैं जो कि समाज चाहते हैं कि जाति, लिंग, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव होता रहे? कौन लोग है ये सामंती ताकत है, ये मनुवादी सोच है। ये तमाम तरीके से अगर हम बोले, हम एक OBC से आते हैं और मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ। मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की मैं स्टूडेंट रही हूँ। 2022-24 मेरा सत्र रहा है। मैं PG के स्टूडेंट वहाँ से मैं पास आउट हूँ। मेरा PhD का मामला वहाँ पे अभी भी देखा जा रहा है। तो जिसमें हम बताना चाह रहे कि इंट्रेंस हुई, इंट्रेंस में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एक सीट था। तो एग्जाम हुआ, एग्जाम में हम पास किए। एक सीट पे इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू होने के बाद जिस सिलेक्शन होता है, अन्य किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद जब देखा गया है कि जो मेरिट बनता है, मेरिट के आधार पर जो रिजल्ट किया गया है वो कुल सचिव के नाम से रिजल्ट को जारी किया जाता है। जब हम इस पे RTI लगाते हैं कि वोट रिकमेंडेशन क्यों कहता है, रिजल्ट कौन दे सकता है, किनके हक अधीन, किनके अधीन में है, तो एग्जामिनेशन कंट्रोल जो रिजल्ट देते थे, लेकिन कुछ सचिव दिए थे। फिर एक हफ्ते के अंदर देखा गया कि दूसरा मेरिट लिस्ट बनता है। उस मेरिट लिस्ट में जो पहली मेरिट लिस्ट में 21 स्टूडेंट का चयन हुआ था, इस दूसरे मेरिट लिस्ट में 32 स्टूडेंट का चयन होता है। और एक सीट जो जर्नलिज्म का था उसमें EWS का नाम दे करके और जो पहले लिस्ट में नाम आया था उसको हटा करके दूसरे का नाम दे दिया जाता है। विभाग में जो है नामों के साथ फेरबदल किया जाता है। तो ये खुद एग्जाम्पल में हूँ कि किस तरीके से कैंपस के भीतर में भेदभाव आज भी जारी है और तमाम तरीके से जो उत्पीड़ित जो वर्ग के बच्चे हैं, वो उत्पीड़ित करते लोग हैं, वो बिल्कुल आज भी कायम है और अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए ये UGC गाइडलाइंस जो नए कानून आए हैं 2026 जो प्रयास था जिसको रोक दिया गया है, उसको आज भी लागू नहीं देने की डिमांड कर रहे हैं। सवर्ण लोग का कहना है जो कि विरोध कर रहे हैं कि ये जो एक्ट लाया गया है 26 वाला, इसमें इसका दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग होगा तो सवर्ण के खिलाफ ही होगा। तो ऐसा क्या लगता है कि मतलब कितना दुरुपयोग हो सकता है, कितना डर जायज है उन लोगों का? ये दुरुपयोग का जो बात हो रहा है इसे मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम ऐसे केसेस रहे हैं जिस केसेस में एविडेंस देने के एविडेंस जो है वो नहीं दे पाते, जिस वजह से सच्चाई केसेस रहते हैं उसको खारिज करना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है। तो इसमें यही UGC के गाइडलाइंस में था कि ठीक कोई भी SC ST OBC जिसके साथ कोई घटना घटा होगा और वो अपने कंप्लेंट्स को अगर रिटर्न नहीं दिए हैं लेकिन वो उसको प्रूफ करने की एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सके तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये मामला यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है, वो अन्य तरीके से जो जिस तरीके से दुरुपयोग का बात कर रहे हैं तो और प्रोसेस है, वो अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं, प्रोसेस में जा सकते हैं, कानून का मदद ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मदद ले सकते हैं। तो कहीं उनकी रुकावट नहीं है क्योंकि अफवाह के नाम पे उत्पीड़न हो जाएगा। ऐसे कितने केसेस है हमें बताना, जितने भी नन SC ST OBC है उनके साथ जाति भेदभाव हुआ है, उनके पहचान में भेदभाव हुआ है, उनके भाषा में भेदभाव हुआ है। अगर है तो आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट तो क्यों है?
है ना, तो हम लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे, जो कमेटी का ढांचा बनाया गया है इसके लिए, उसमें कहीं भी जो है इस बात का जिक्र नहीं है कि इस पद पर SC ST OBC के लोग रहेंगे। नॉर्मल दिया गया है, उसमें SC ST के रह भी सकते हैं, उसमें जनरल रह सकते हैं, और वाइस चांसलर पर डिपेंड करता है। वाइस चांसलर पूरे भारत की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में सवर्ण है, तो उसमें उसके तहत जब कमेटी बनेगी तो क्या गारंटी है कि उसमें SC ST के लोगों को लिया जाएगा, या अगर लेती भी अगर है तो क्या गारंटी है कि वह सवर्ण लोग ये तमाम काम करेगा और SC ST के लिए हेल्प करेगा। जैसे पटना में हुआ। दूसरी चीज इसमें यह है कि आप लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं इस UGC गाइडलाइन का, क्योंकि इसमें तो कमेटी में तो कहीं भी SC ST का जिक्र नहीं है। आपका ये डिमांड नहीं होना चाहिए कि उस कमेटी में SC ST लोगों का, OBC लोगों का नाम होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए? हम लोग का ये डिमांड में है। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो UGC गाइडलाइन जो आप देख रहे हैं 2012 की तर्ज पे ये 2026 बनाया गया था। ये जो आंकड़ा 118 से पहले हम क्लियर कर दें, 118 उसी के तर्ज पे ये उत्पीड़न बढ़ा है। तो अभी के जो UGC के गाइडलाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि नहीं SC ST वर्ग के लोग हो। ऐसे तमाम तरीके से जो पहले से स्ट्रक्चर बेसिस जो बने हुए थे उसी के आधार पर इसे इस प्रक्रिया को इस करने की जो प्रावधान दिया गया है, ऐसे में कि कहीं भी निष्पक्ष जांच है जिसको हम सक्रिय रूप से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि समावेशन जो है कहीं ना कहीं मिले कैंपस के भीतर में, वो तो नहीं होता हुआ दिखेगा। ऐसे लोग वहाँ पे शामिल की बात नहीं हो रही है, वैसे लोग बार बार के शामिल होकर किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय उठा जाते हैं और एक तरीके से केसेस को दबाने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं, तो वो रहेगा। इसमें हम मांग सुधार हम एक बार रखे हैं कि UGC 2026 सुधार लाने की जरूरत है, जो कि सुधार हमें दिख रहा है कि वो फिर से कानून लाने की जो प्रक्रिया है वो हम विरोध उसका कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि कोई भी गाइडलाइंस अगर आता तो सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। ये एक प्रयास था, लेकिन उसी के प्रयास के अंतर्गत जो देखा जा रहा है कि वही VC रहेंगे, वही कुल सचिव रहेंगे, उन्हीं के अंतर्गत चुनिंदे जो लोग हैं वो उस कमेटी में शामिल होंगे और किसी भी घटनाक्रम को किस तरीके से उनके लिए या फिर उनके हित में जो काम जो सकारात्मक दृष्टिकोण से पारदर्शी जो एक घटना में लाना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक बात है, ये हमारी डिमांड में भी इस तरीके से जो चीजें उसमें बदलाव हो और उसको सुनिश्चित किया जाए तमाम तरीके से जो घटना तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो शामिल हो, तभी हम एक सकारात्मक सोच कैंपस के भीतर में रख सकते हैं, ला सकते हैं। और हमारा समर्थन इसलिए है UGC के गाइडलाइन 2026 को कि ये जो एक मतलब कि थोड़ा सा दिखा कि हाँ प्रयास जो किया गया है कि 118% जो बढ़ता हुआ आंकड़ा दिख रहा है कैंपस के भीतर में, शैक्षणिक संस्थानों से जो वंचित हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, उनको कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, वो जो बच्चे जो शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे उनको कैसे लाया जाए, जो डर है, जो भय है, कहीं न कहीं एक जो सामंती वर्चस्व जो दिख रहा है कैंपस के भीतर में, जातिगत हो सकते तमाम तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखा जा रहा है, उसी के दर्द पे ये किया गया था। तो हमारा ये जो प्रयास था इसको और बेहतर रूप से सुनिश्चित करने के लिए हमारा वो समर्थन था। आप करगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, कौन संगठन की तरफ से आप हैं? ये आयशा आडवाणी के तहत देशव्यापी कॉल दिया गया था और पटना के करगिल चौक पे ये प्रदर्शन किया गया है। मैं आयशा से राज्याध्यक्ष प्रीति कुमार। बनाया गया है UGC गाइडलाइन, इसे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत है कि यार कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातीय उत्पीड़न के खिलाफ लाया गया था, उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस लोगों को जो शायद समानता नहीं चाहते हैं उनको UGC के नियम से दिक्कत आपस में भेदभाव को खत्म करना होगा।